आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा सिविक्स चैप्टर 1 विद पेज नंबर 10, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, मतलब इसके मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है। By the beginning of the 12th century, the Indian national movement have been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalist has devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. अब देखो हुआ क्या था कि जब 12वीं सदी की शुरुआत हुई थी, सॉरी 20th सेंचुरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, 20th सेंचुरी 20वीं सदी की मतलब शुरुआत हुई थी, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनकी भी शुरुआत हो गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन इन द सेंस कि ना अपने देश के हित के लिए किए जाने वाले काम। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिश रूल के अंडर हम लोग इतने साल रहे हैं, तो हमारे देश की क्या क्या नीड्स हैं वो फुलफिल करनी है। तो उनके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जो हमारा आजाद भारत होगा उसको किस तरीके से हम लोग चलाएंगे वो हमें प्लान आउट करना पड़ेगा। ठीक है। तो under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. अब क्या था कि जो कानून उन्होंने बनाए नहीं, हम भारतीयों ने जो कानून बनाए नहीं, उनको हम लोग पालन कैसे करें। डिफिकल्टी तो होगी। अब जो चीज हमने कभी करी ना हो, वो हम लोगों को फोर्सफुली करवाई जाए, तो हमें डिफिकल्टी तो होगी ना करने में। तो द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द अथॉरिटेरियन, ठीक है, मतलब कि उनका ही दबदबा था। अब जैसे मेरे पास अथॉरिटी है काम करने की, आपको डांटने की, आपको हर चीज करने की, तो वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास भी थी। तो अथॉरिटी अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and to be allowed to participate in a government। मतलब कि एक जो स्वतंत्र भारत होगा उसमें हर व्यक्ति को एक समान दर्जा दिया जाएगा, वो आजाद होंगे और उन्हें गवर्नमेंट बनाने में या फिर उसको चलाने में पार्टिसिपेशन का पूरा पूरा अधिकार होगा। What remained to be done when remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in the rules and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly. अब हुआ यूं कि है ना, ये जो काम था रूल मेकिंग का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, इसको करने के लिए कोई एक या दो व्यक्ति नहीं आए थे बेटा। अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल चुने गए, मतलब थे उस कमेटी में, और उन्होंने संविधान बनाने के लिए एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर 300 लोग थे, और फिर उसको आगे कंप्लीट किया गया। मेंबर इन 1946 एंड who met periodically for next 3 years to write India's constitution। और अगले 3 सालों तक वो लोग कंटिन्यू मिलते रहे, मीटिंग्स करते रहे और संविधान को बनाने का काम पूरा किया। देखो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 11 पेज नंबर। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures also। अब क्या हुआ कि जो कंट्री थी इंडिया, उसमें कई समाज थे, कई भाषा बोलने वाले लोग थे और कई अलग अलग धर्मों को मानने वाले भी थे। तो उन सबको एक साथ रखने के लिए, सबको खुश रखने के लिए क्या किया गया कि ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब लिखा जा रहा था, India was going through a considerable turmoil. The partition of country into
India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. अब देखो हुआ क्या कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसी के साथ हमारे देश का पार्टीशन भी हुआ था। ये जो वर्ड है ना, कंसिडरेबल टर्मोइल, मतलब कि देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा था जहां पर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। कुछ हमारे देश के जो राज्य थे अभी भी उनका कोई फैसला नहीं हुआ था कि वो किस में शामिल होंगे, वो हमारे देश में ही रहेंगे या फिर पाकिस्तान में शामिल होंगे। ठीक है, पार्टीशन के बाद राजाओं के पास पूर्ण स्वतंत्रता थी ये डिसाइड करने की कि वो भारत में सम्मिलित होंगे, मतलब मिलेंगे, या फिर पाकिस्तान को चूज करेंगे। मतलब ये एक ऐसा हो गया था कि फुटबॉल या क्रिकेट की दो टीमें बन गई थी कि अब आप इंडिया में आओगे या पाकिस्तान में ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो वो पूर्ण रूप से उनकी स्वेच्छा पर था कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? आगे चलूं? यस और नो तो बोल दिया करो बेटा। चलो, तो all of these issue played on the mind of the member of the constituent assembly as they drafted the constitution। अब बेटा संविधान बनाने का काम आप ऑनलाइन क्लासेस चलाने जितना देख लो, थोड़ा डिफिकल्ट था। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अब जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की तरफ से चला रहे हैं, तो सारी आप बच्चों की क्लास नर्सरी, एलकेजी, प्ले ग्रुप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12, 12 + 3 क्लासेस एलकेजी नर्सरी एचकेजी, 15 क्लासेस को चलाने के लिए एक पूरा परफॉर्मा तैयार किया गया। ठीक है, उसमें हर बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, मोबाइल की सुविधा को देखते हुए, भाई बहन की सुविधा को देखते हुए, टाइम की सुविधा देखते हुए ये सारा काम किया गया था। ठीक है, तो एक सेकंड बेटा। हाँ जी बेटा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही हमने ये शेड्यूल प्लान किया, है ना? तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो प्लानिंग करके ही करते हैं ना। कोई ऐसी घास काटने थोड़ी ना चले जाते हैं, नहीं करते ना। तो संविधान बेटा मतलब पूरे देश को चलाने के लिए एक रूल बुक बनाने के लिए हर व्यक्ति की एक जो कॉर्नर था उसको देखा गया कि भाई किसको क्या चाहिए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि हमारे देश में तो देखो बेटा इतने डिफरेंट स्टेट्स है, बोलने वाले भाषा बोलने वाले लोग हैं, कोई पढ़े लिखे हैं कोई अनपढ़ है। अब जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप पढ़े लिखे हो, तो मुझे आपको कोई चीज समझाने में कोई डिफिकल्टी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वहीं अगर मैं गांव के बच्चे को कोई चीज समझाऊंगी तो उसको तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए संविधान बनाया गया। अब देखो क्या हुआ। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। अब देखो, अगर हम भाईचारे को या फिर एकता को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो हमारा देश अभी बिल्कुल बट चुका होता अलग अलग टुकड़ों में। आज हम ये बहुत गर्व से कहते हैं कि नहीं, हमारा देश एक अखंड भारत है और इसमें हम सब भाईचारे, ये भ्रातत्व या ब्रदरहुड की फीलिंग लेकर के रहते हैं, है ना? आगे देखो। The final document also reflect their concern for eradicating poverty through socio-economic reform, as well as emphasizing the crucial role the people कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या हुआ कि सभी को गरीबी हटाते हुए, सभी को समाज में आर्थिक रूप से एक समान दर्जा देने के लिए। पर देखो बेटा, ये हम बात करते हैं, लोगों को अपने आप ये चीज है ना करनी पड़ेगी कि भाई वो मेहनत करे, काम करे। ठीक है, और अपने आप को ऊपर उठाए समाज में। ठीक है, संविधान इसीलिए उन सबको अवसर प्रदान करता है। अब ये नीचे जो है ये की फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड द अबव मेंशन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता, एकता, आर्थिक सामाजिक सुधार एंड रिप्रेजेंटेशन दैट the author of the this document were grappling with।
Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. पहला पॉइंट आता है फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म क्या है कि दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टिंग ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. इसका मतलब ये हो गया संघीय. संघ बेटा ये जो वर्ड है ना लिख लो अपनी बुक में. संघीय. संघीय इन द सेंस हो गया बेटा अलग अलग लेवल पे. जैसे हमारा सेंट्रल लेवल पे अलग है, गवर्नमेंट लेवल पे अलग है, आपका विलेज में अलग है. तो पंचायती सिस्टम है ना विलेज में, गांव में, तो ये अलग अलग संघ है. ठीक है. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल लेवल. पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट and you have read about this in your class 6th book. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book, and this year we will read about more the मतलब we will read more about the central government. ठीक है. So the vast number of communities in India meant that system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन. मतलब ये सिर्फ सरकार का काम यही नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति बैठ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में और वहां पर नियम कानून बना रहा है और डिसीजन ले रहा है सबके लिए, बल्कि ये जरूरी था. इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. मतलब एक दूसरा स्तर भी होना चाहिए. अब जैसे बेटा आप एक को मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ. स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल का ही काम नहीं होता है कि वो ही काम करेगी पूरे स्कूल के लिए. ठीक है. वो अपॉइंट करती है टीचर्स को, टीचर्स अपॉइंट करते हैं मॉनिटर्स को, मॉनिटर्स फिर अपने अंडर क्या करते हैं कि भाई लोगों को लगाते हैं कि भाई तू मेरे लिए ये काम करना, तू मेरे लिए ये काम करना, तू मेरे लिए ये काम करना. मॉनिटर भी अकेला पूरी क्लास को नहीं संभाल सकता है, सारी ड्यूटीज नहीं कर सकता है. तो उन ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए वो अपने असिस्टेंट रखता है. जैसे कि ब्लैक बोर्ड मॉनिटर अलग होता है, क्लीनिनेस मॉनिटर अलग होता है, और आपका बुक कलेक्शन का बॉयज का अलग होगा, गर्ल्स का अलग मॉनिटर होगा. ठीक है ना. यही करते हैं ना आप लोग, ड्यूटीज को डिवाइड कर लेते हैं ना काम को करने के लिए. वैसे ही इतने बड़े देश को, भारत को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया कि पूरे देश को संभालने के लिए प्रधानमंत्री, फिर उसके नीचे हमारा सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति. ठीक है. प्रेसिडेंट जो होता है देश का, उसके नीचे होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के क्या होते हैं मिनिस्टर्स, और वो मिनिस्टर्स संभालते हैं पर्टिकुलर अपने एरियाज को. और सेंट्रल गवर्नमेंट में रह करके तो वो मिनिस्टर संभाल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब केंद्र के काम को. और जो हमारे राज्य होते हैं उन मंत्रियों को बोलते हैं मुख्यमंत्री, मतलब चीफ मिनिस्टर, जो हमारे राज्य का कार्यभार संभालते हैं. ठीक है. अब आगे चलिए वापस से. While each state instead it was important to have another level of government in which in the states so that decisions could be made for particular area. While each state in India enjoy autonomy in exercising powers in certain issues subject of national concern, require all of these states follow द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो अब ये होगा कि आप जैसे क्लास में काम कर रहे हो तो वो मेरी परमिशन के अकॉर्डिंग ही करोगे. ठीक है. मैंने आपको अथॉरिटी दे रखी है कोई काम करने की, डिसीजन लेने की, पर हमें क्या करना होगा वो डिसाइड करके किससे लेना होगा, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से इजाजत, जो कि हमारी प्रिंसिपल मैडम है. ऐसे ही हमें केंद्र राज्य में अगर कोई काम करना है या स्वीकृति लेनी है, परमिशन लेनी है, तो उसके लिए हमें केंद्र सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी. ठीक है. तो in addition, the constitution also specifies where each tier of government can get money and for the work that it does. Under federalism, the state are not merely agents of federal government but draw their authority for constitution as well. मतलब उनका भी अधिकार होता है संविधान को क्या करने में, अपना कोई भी सुझाव देना है, रुझान देना है, चेंजेस करने हैं, उसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. All person in India are governed by the laws and policies made by each of these levels of the government. और जो भी policies है,
कोई भी सुधार है, कोई भी बदलाव है, वो हमें इसके अंतर्गत रह कर के ही करना होता है। बेटे आज हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं, कल हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? जिसको नहीं आया है वो वीडियो वापस देख लेना एक बार, ठीक है?